नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती। जैविक खेती अपनी सब्जेक्ट चल रही थी और इस जैविक खेती में अपना चैप्टर कौन सा हो चुका था साथियों? चैप्टर अपना हो चुका था फिफ्थ चैप्टर हो चुका था। अब अपन बात करेंगे सिक्स चैप्टर की और इसके साथ में ही क्लास की बात करें तो क्लास नंबर ये आपकी कौन सी रहने वाली है? 5 नंबर की क्लास रहने वाली है और इसमें शानदार सा अपना टॉपिक है। बहुत ही अपन अगर खेती करते हैं, कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं अपन इस टॉपिक को समझ सकते हैं। टॉपिक है कि आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, आप जो जैविक खेती करते हो, आप जो जैविक खेती करते हो, इस जैविक खेती में आप फसलों का चयन करते हो। किसका चयन करते हो? कि सर फसलों का चयन करते हैं। अब इन फसलों का चयन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी फसलों का चयन करें, कौन सी का नहीं करें, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स की अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है। और किसमें करनी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसमें करनी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करनी है। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये अपनी क्रॉप बेस्ट है, ये वैरायटी बेस्ट है, ये अपन किस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने को चयन करना होता है, फसलों का चयन करना होता है। कौन कौन सी चॉइस में अपन क्रॉप्स रख सकते हैं, किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो उनके लिए अपन बात करने वाले। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज की भी साथ में ही बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन कौन सी है, किसके लिए बात करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात करेंगे कि कौन कौन सी वेराइटीज या कौन कौन सी अपन फसलों का चयन करें। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट है कि क्यों अपने को इन पॉइंट्स की चर्चा करनी चाहिए, कि इन पॉइंट्स की चर्चा क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन की पॉइंट के बारे में जानेंगे कि जो अपन चयन कर रहे हैं, किसका चयन कर रहे हैं? फसलों का चयन कर रहे हैं, वेराइटीज का चयन कर रहे हैं, और इसके साथ में ही किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो पहले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि सभी बीज, जो भी आप फसल का चूज करोगे, जैसे गेहूं आपने चूज किया तो गेहूं के भी बीज होंगे, कोई वेराइटी का आप चयन करते हो जैसे कि सोनारा 64 का किया तो उसके भी बीज होते हैं। ये कहने का मतलब है कि सीड हमेशा सर्टिफाइड होना चाहिए। सीड हमेशा कैसा होना चाहिए? सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, मतलब प्रमाणित बीज होना चाहिए। आप जो भी बीज यूज में ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, पहली होती है। दूसरी आती है उगाई जाने वाली प्रजातियां और किस्में मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल तथा कीट रोगों के प्रति क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधी होनी चाहिए। मतलब जो आप फसल उगा रहे हो, जो आप वैरायटी ग्रो कर रहे हो, वो वैरायटी क्या होनी चाहिए? रेसिस्टेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रेसिस्टेंस होनी चाहिए। किसके प्रति? जो आपके जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जैसे कि कीट हो गए, रोग हो गए, जब इनका प्रकोप होता है तो इनके प्रति कहीं ना कहीं वो क्या हो? प्रतिरोधी हो। मतलब ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन ग्रो कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई कीटों का, रोगों का प्रकोप होता है और फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके प्रति प्रतिरोधकता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है कि किस्मों के चयन में आनुवंशिक विविधता को, जेनेटिक प्योरिटी को, किसको? जेनेटिक प्योरिटी को ध्यान रखना। एक तो किसको ध्यान रखना है? जेनेटिक प्योरिटी को और जेनेटिक डाइवर्सिटी को, दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि आपको जेनेटिक प्योरिटी और जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसका। जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है? कि एक फसल में दूसरी फसल का बीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि अपने जो फसल है, फसल में जो अलग अलग गुण दर्शाते हैं, अलग अलग पौधे अलग अलग गुण दर्शाते हैं जेनेटिकली रूप से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके बाद में आता है यदि जैविक बीज और पौध सामग्री उपलब्ध हो तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि अपने पास में ऑर्गेनिक सीड अवेलेबल है, ऑर्गेनिक अपने पास में प्लांट मटेरियल अवेलेबल है, तो उसी का प्रयोग करो। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई जैसे कि जैविक नहीं है,
जैसे कि ऑर्गेनिक नहीं है उसका यूज कर रहे हो, तो उसकी जगह अगर आपके पास में ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल, ऑर्गेनिक सीड अवेलेबल है तो क्यों ना उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है यदि प्रमाणित जैविक बीज और पौध सामग्री उपलब्ध नहीं है तो रासायनिक रूप से अप्रसंस्कृत और पारंपरिक बीजों का, मतलब अपने को पारंपरिक बीजों का और पौध सामग्री का क्या करना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और ये की पॉइंट थे कि ये अपने को यूज लेने हैं, ठीक है। किन किन कंडीशन में आनुवंशिक रूप से क्या होनी चाहिए, संशोधित बीज और ट्रांसजेनिक पौधे और पौध सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित है, मतलब ये आपको प्रयोग नहीं करना है किसमें, जैविक खेती में। तो ये अपने कुछ की पॉइंट्स थे कि ये अपने को करना चाहिए, ये अपने को नहीं करना चाहिए। चॉइस करते टाइम अब आता है कि चॉइस किसके अनुसार करें, मतलब चॉइस को भी, जो आपकी प्लांट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप फसल उगा रहे हो, जो वेराइटी उगा रहे हो, उसको भी प्रभावित करने वाले कारक है। तो वो कारक जो है उन कारकों की स्टडी करते हैं कि इन कारकों के लिए वो क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए जो आप चॉइस कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, जलवायु संबंधी कारक प्रभावित करते हैं। जलवायु संबंधी कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फसल प्रणाली का जब आप चयन करते हो तो उस कंडीशन में जलवायु संबंधी कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले है क्या फसल और फसल प्रणाली स्थानीय मौसम और तापमान, धूप, वर्षा अवधि और इसके साथ में आर्द्रता, पवन गति, पवन दिशा, ऋतु और कृषि पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। मतलब सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या इनके लिए अप्लाई है, उन किसके लिए, वर्षा, तापमान और धूप अवधि, इसके साथ में ही आर्द्रता, पवन गति, पवन दिशा, ऋतु, कृषि पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है आप मक्के की फसल आप अपने गांव में लगा रहे हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लगा रहे हो, ये अच्छी बात है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, पर ये तो देखो कि मक्का क्या आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अप्लाई है, वहां के लिए सुटेबल है कि सर बिल्कुल है, तब तो आपको चूज करना चाहिए। अगर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूट नहीं है तो काहे की तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और काहे की रासायनिक फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग, किसी प्रकार की कोई फार्मिंग सही नहीं है अगर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ही सही नहीं है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए आपको फसल और वेराइटी का चूज करना है, क्रॉप और वेराइटी का चूज किसके अनुसार करना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। फिर आता है भाई साहब सोइल कंडीशन, जैसे कि कपास आप अपने गांव में लगा रहे हो और कपास के लिए पता है कि काली मृदा चाहिए, कपास के लिए काली मृदा चाहिए। अब आपके गांव में काली मृदा है ही नहीं, बलुई दोमट मृदा है, और बलुई दोमट मृदा है तो उस कंडीशन में अपने को पता है कि कपास नहीं हो सकती। एक अपने आती है जैसे कि मूंगफली की फसल है, मूंगफली की फसल को चाहिए लगभग बलुई दोमट मृदा चाहिए, आप इसको चिकनी कठोर मृदा है उसमें ग्रो कर रहे हो तो नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो ये तो अच्छी बात है, पर सोइल की कंडीशंस का भी ध्यान रखो कि इसके अनुसार ये फसल अप्लाई होने वाली है, ये वेराइटी अप्लाई होने वाली है। तो ये आपको देखना है सोइल कंडीशंस, क्या फसल और फसल प्रणाली स्थानीय मिट्टी के प्रकार, पीएच और उर्वरता के लिए उपयुक्त है, किसी को न्यूट्रिएंट अधिक चाहिए किसी को कम चाहिए, तो वो सारी चीजें अपने को मैच करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर। क्या आपके पास में पर्याप्त जल स्रोत है, जैसे कि तालाब हुआ, कुएं हुई, बांध हुआ। अब धान की फसल आप लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, धान की फसल लगा रहे हो, अरे भाई साहब धान की फसल ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगा तो ली आपने, क्या आपके पास में उतना वाटर सोर्सेस अवेलेबल है, क्या आप सिंचाई दे पाओगे फसल को। इसके साथ में ही आप कोई ड्राई एरिया पर है वहां पर धान लगा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। अगर वहां पर आप पर्ल मिलेट लगाते, अगर वहां पर आप जवार लगाते तब पॉसिबल हो पाता, गंवार लगाते तब पॉसिबल हो पाता। तो कहने का मतलब है कि वहां पर जो वाटर रिसोर्सेस या वाटर सोर्सेस जो है उनको देखते हुए भी फसल का चयन करना चाहिए। इसके बाद में क्या आपके पास में पर्याप्त वर्षा होती है, वहां पर वर्षा होती है तो वर्षा के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। सिंचाई के सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वर्षा अवेलेबल होगी, अगर दोनों ही लिमिटेड मात्रा में तो लिमिटेड वाटर चाहने वाली फसलें लगाओ। इसके बाद में आती है क्या वर्षा वितरण चयनित फसलों के लिए उपयुक्त है, मतलब जैसे कि धान की फसल लगा ली बहुत कम वर्षा होती है तो पॉसिबल नहीं है,
तो जो चयनित अपने फसलें हैं उनके लिए वर्षा का वितरण सही है या नहीं है, वो अपने को मैच करना है। क्या जल की गुणवत्ता उपयुक्त है? अपन कोई है लवणीय जल में उगा रहे हैं फसल को और वो उगी नहीं रही है, वो उदासीन मृदा के लिए है, तो वो भी अपने पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्या पानी उठाने के लिए बिजली उपलब्ध है? वहां पर बिजली की सुविधाएं नहीं है और अपन वहां प्रधान की फसल लगा दी, तो सिंचाई के लिए अपन जो सिंचाई के जो भी इक्विपमेंट है उनका तो यूज करेंगे। इसके बाद में क्या आपके पास में पंप और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है? तो ये सारी चीजें अपने वाटर से रिलेटेड होती है। अगर इनमें आपका जवाब आता है यस 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 यस, जिसका भी आपने चूज किया तो वो चूज कर लेनी चाहिए आपको। इसके बाद में आती है क्रॉपिंग सिस्टम ऑप्शंस, मतलब क्या आपके पास में अंतर्वर्तीय फसल, मिश्रित फसल, बहुस्तरीय फसल, रिले फसल और फसल चक्र अपनाने का अवसर है? ठीक है, मतलब आप जो फसल उगा रहे हो उसके साथ में ये वाली चीजें अप्लाई हो सकती है, इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकती है, या फिर इसके साथ में मल्टी स्टोर जो क्रॉपिंग होती है वो हो सकती है, रिले क्रॉपिंग हो सकती है और क्रॉप रोटेशन हो सकता है। तो अगर जवाब आता है हाँ तो आपको करनी चाहिए। और क्या आपको फसल प्रणाली प्रबंधन का नॉलेज है? कहने का मतलब है कि आप फसलों को इस प्रकार से लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने को इनपुट प्राप्त हो, सॉरी आउटपुट प्राप्त हो, कम से कम इनपुट लगाओ और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो। तो इसका आपको नॉलेज भी होना चाहिए क्रॉपिंग सिस्टम का। इसके बाद में आता है पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ फार्मर्स। जैसे कि फार्मर सोचेगा कि मैंने पिछली बार गंवार की फसल लगाई, यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ, और यहाँ पर उससे पिछली बार मैंने मूंग की फसल लगाई थी, अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, उसके पहले अपन ने बाजरे की फसल लगाई थी, कम यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था। तो पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर वो फ्यूचर के लिए क्या बनाता है? फ्यूचर के लिए योजना बनाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस फसल या फसल प्रणाली को आप चुनने की योजना बना रहे हैं उसके बारे में पिछले अनुभव क्या थे, मतलब ये अपन ने कोई फसल प्रणाली अपनाई या ये फसल उगाई तो पिछले टाइम क्या प्रोडक्शन हुआ था, क्या दिक्कत आई थी, वो सारी चीजें आपको क्या थी उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि ये चीज सही थी, ये फसल सही थी, ये फसल प्रणाली सही थी, उसको आपको ग्रो करना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रस्तावित फसल या फसल प्रणाली आपके मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की क्या राय है? मतलब उन्होंने, चलो आपने कोई फसल नहीं ग्रो की तो आपके साथियों ने की होगी, आपके जानकार ने की होगी, जानकार ने की है, उनसे पूछना है कि किस प्रकार का इनका जो है प्रोडक्शन था। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको चूज करना है। फिर इसके बाद में आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और रिस्क, मतलब अपने को देखना है कि अपन मूंग की फसल उगा रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, अपने प्रॉफिट ही होगा, इसमें प्रॉफिट ही होगा। और एक आप देखते हो कि अपन अगर गेहूं की फसल लगा दी और अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, तो रिस्क हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पहले सोचना है कि इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इतनी रिस्क होगी, तो उसके हिसाब से ही आपको फसल का क्या करना है, चूज करना है। इसके बाद में अपने आती है नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंड होल्डिंग। जैसे कि अपन बात करें कि इतनी किसान के पास में भूमि है, अब इसमें जो आर्थिक कंडीशन है, मतलब जैसे कि अपन बात करें कि किसान को शुरुआत में बीज भी चाहिए, मतलब सारे इनपुट चाहिए, बीज भी चाहिए, बीज के साथ साथ में उसके पास में जैसे कि उर्वरक, कृषि संसाधन और इसके साथ में ही जो कृषि के जो उपकरण वगैरह है वो सारी चीजें चाहिए। अब वो सारी चीजें क्या किसान वहन कर पाएगा? तो उसकी आर्थिक स्थिति के साथ में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं लेबर अवेलेबिलिटी और मशीनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आप जहां पर खेती कर रहे हो वहां पर लेबर किस रेट पर अवेलेबल है, लेबर जो है, श्रमिक जो अवेलेबल है या अवेलेबल भी है या नहीं है, वो चीज आपको देखनी है कि श्रमिक वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। वो सारी चीजें आपको क्या करना है, देखना है कि श्रम की उपलब्धता है या नहीं है। फिर आती है मशीनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब मशीनीकरण की क्षमता, मतलब आपके पास में आप जो खेती कर रहे हो वहां पर मशीनों की जो रिक्वायरमेंट होगी क्या वो आपके पास में मिल जाएगी, आपको वो
मिल जाएगी, मशीनें मिल जाएगी, जैसे आपको रोटावेटर का यूज करना है वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी और सुटेबिलिटी, मतलब क्या प्रस्तावित फसल प्रणाली उपयुक्त है और इसके साथ में क्या आपके पास में प्रस्तावित फसल और फसल प्रणाली के लिए टेक्नोलॉजी है या नहीं है। मतलब एक तो अपन ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती करते आ रहे हैं और एक मॉडर्न तरीके से करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज प्रभावित करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है मार्केट की डिमांड और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि बाजार में मांग है मूंग की और अपन उगा रहे हैं बाजरा, अब बाजार में मांग है गंवार की और अपन उगा रहे हैं कोई अन्य फसल कपास उगा रहे हैं, तो डिमांड के आधार पर कि ज्यादा डिमांड किसकी है, ज्यादा डिमांड जिसकी होगी उससे अपने को इनकम भी क्या मिलेगी, अधिक प्राप्त होगी। तो ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे। ये 10 फैक्टर आपको याद रखने कि इन 10 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही फसल और फसल की वैरायटी का क्या करना है, चूज करना है, चयन करना है। इसके साथ में मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक है, कुछ और बता देता हूँ, एक बार उनको भी आप माइंड में रखना। देखिएगा, देखो इसमें सबसे पहले क्लाइमेट आ गया, फिर सोइल आ गया, और इसके बाद में जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आ गई और प्लानिंग आ गई। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इसके साथ में ही जो प्लानिंग के पॉइंट्स है वो बाकी मैंने भी बता दिए थे, ये हो गए। ये आपको क्या करने हैं, प्लानिंग के 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाली संभावना नहीं है। बनेगा तो कोई थ्योरेटिकल रूप से बनेगा, इसमें से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो कोई लाइन उठा सकता है, और कोई यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और इसके साथ में ही नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो 7 नंबर का होगा, क्योंकि अपन ने कितने टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक 6 अपन ने कवर कर लिए हैं, और लगभग 50% अपना सिलेबस हो चुका है। मतलब मिड टर्म जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अब अपन जो मिलेंगे ना वो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ में मिलेंगे, क्योंकि इसका अपना मिड टर्म जितना हो गया, फिर इसको अपन आगे की ओर पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।